नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले आज के विषय सुन लीजिए। पहली खबर एक व्यक्ति के कुछ उत्तेजक बयानों से जुड़ी है। मसलन चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने सही फैसला नहीं लिया तो सेना बर्बाद हो जाएगी, ये मैं लिखकर दे सकता हूं। जानेंगे पाकिस्तान में इस तरह की चेतावनी कौन दे रहा है। दूसरा टॉपिक दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास से जुड़ा है, इसमें भारत की क्या भूमिका है। और अंत में चलेंगे मिडिल ईस्ट, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति का बीज जिस देश में बोया गया, वहां जजों को थोक भाव में बर्खास्त क्यों किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात पड़ोस की यानी पाकिस्तान की। अंग्रेजी भाषा के शब्द अल्टीमेटम का एक अर्थ निकलता है, अंतिम चेतावनी। आमतौर पर जब अंतिम चेतावनी की तारीख बीत जाती है उसके बाद आर पार की लड़ाई होती है। 1 जून को पाकिस्तान में एक अल्टीमेटम बीत गया, लेकिन आगे जिस हलचल की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल 25 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज़ादी मार्च राजधानी इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। पीटीआई के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रैली से पहले भरपूर माहौल बनाया। शहबाज सरकार को धमकाते रहे, कहते रहे कि चुनाव का ऐलान करो वरना राजधानी से वापस नहीं जाऊंगा। 25 मई की सुबह उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, आप लोग पहुंचिए, मैं लोगों का हुजूम लेकर आ रहा हूं। उनके भरोसे पर पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंच गए। शाम में वे डेमोक्रेसी चौक पर जमा होने लगे। डेमोक्रेसी चौक को डी चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये चौराहा पाकिस्तान में कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। डी चौक की एक खासियत और है, ये रेड जोन के बिल्कुल करीब है। रेड जोन में पाकिस्तान की सत्ता बसती है। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दफ्तर और घर हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है। इसी वजह से रेड जोन को अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। सरकार ने पहले ये साफ कर दिया था कि पीटीआई को डी चौक पर रैली की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने सेना तैनात कर दी। इसके बावजूद पीटीआई के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, वे डी चौक पहुंच गए। फिर टकराव हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। लोग जगह खाली करते, जैसे ही पुलिस थमती वे फिर जमा हो जाते। ये सिलसिला देर रात तक चला, लेकिन फिर भी इमरान नहीं आए। वो पहुंचे 26 मई की सुबह, लेकिन डी चौक पर नहीं, जिन्ना एवेन्यू पर। वहां उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। बोले, मैं पाकिस्तान सरकार को 6 दिनों का टाइम देता हूं। 6 दिनों के अंदर नेशनल असेंबली भंग करके चुनाव का ऐलान करो वरना मैं फिर से इस्लामाबाद आऊंगा। इस चेतावनी के बाद इमरान वापस लौट गए, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को हक्का बक्का छोड़कर। लोगों को उम्मीद थी कि इमरान डी चौक पर उनके साथ बैठेंगे, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने अपना मन बदल दिया था। इसको लेकर शहबाज सरकार ने उनके ऊपर अराजकता फैलाकर भाग निकलने का आरोप लगाया। 1 जून को इमरान का अल्टीमेटम पूरा हो गया। वादे के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था, इसके बजाय वे एक चैनल पर पहुंच गए इंटरव्यू देने। बोल न्यूज का ये इंटरव्यू इस समय पाकिस्तान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इमरान ने इंटरव्यू में क्या राज खोले? खान साहब का सबसे चौंकाने वाला खुलासा उनके कार्यकाल को लेकर था। अभी तक दबी जबान से कहा जाता था कि इमरान सेना के वरदहस्त से सरकार चला रहे थे, सत्ता की चाबी उनके पास नहीं थी। इंटरव्यू में खान साहब ने इस दावे पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा, मेरे पास कभी भी प्रधानमंत्री की पूरी शक्तियां नहीं थीं। सबको पता है पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र कहां पर है। इमरान ने सीधे तौर पर सेना का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर बोले कि देश को दुश्मनों से बचाने के लिए सेना का ताकतवर होना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि सरकार के हाथ भी मजबूत बने रहें। इमरान ने आगे कहा, हमारी सरकार शुरुआत से ही कमजोर थी, हमें सहयोगी पार्टियों का मुंह देखना पड़ता था, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें हर तरफ से ब्लैकमेल किया जाता था, हमारे पास सिर्फ सत्ता थी, शक्ति नहीं, हमें हमेशा उनके भरोसे रहना पड़ता था। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया, लेकिन कई चीजें नहीं होनी चाहिए थी। उनके पास पावर था, कई ताकतवर संस्थाओं पर उनका सीधा नियंत्रण था। इमरान पूरे इंटरव्यू में सेना को दोषी बताने से बचते रहे, लेकिन उनकी बातें सुनकर साफ अंदाजा हो जाता है कि उनका इशारा किस तरफ है। इस बयान में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से ताकतवर कुछ भी नहीं।
इमरान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी ने 13 मई को ही अप्रत्यक्ष तरीके से सेना पर एक आरोप मढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान न्यूट्रल रहने का दावा करने वाले कतई न्यूट्रल नहीं थे। हालिया समय में न्यूट्रल टर्म को पाक सेना के साथ जोड़ा जाता है। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तकरार चल रही थी, उस समय सेना ने कहा था कि उन्हें इस राजनीति में ना घसीटा जाए। उनका दावा था कि वे न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहेंगे। सच्चाई कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में सेना और न्यूट्रल दो ध्रुवों की तरह अलग हैं। वैधानिक चेतावनी इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इंटरव्यू के दौरान इमरान ने पाकिस्तान को लेकर एक भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि अभी जो चल रहा है वो देश के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे तगड़ा झटका सेना को लगेगा। ऐसी स्थिति में डी-न्यूक्लियराइजेशन की नौबत आ सकती है और अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमले को टालने की क्षमता खोई तो देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। अगर इस समय सही फैसला नहीं लिया गया तो पाकिस्तान का खात्मा तय है। अब जानते हैं इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव की रात की क्या अंदरूनी कहानी बताई। इमरान सरकार के खिलाफ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई थी। दावा किया जाता है कि वोटिंग से कुछ देर पहले एक हेलीकॉप्टर इमरान के घर के अहाते में उतरा। इसमें आईएसआई चीफ नदीम अंजुम और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बैठे थे। उन्होंने 45 मिनट तक इमरान के साथ मीटिंग की। संदेश दिया गया, हाँ साहब बहुत हो गया, अब जिद छोड़ दीजिए, आपके जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकी, जिसके बाद इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इमरान ने इस दावे की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि इतिहास किसी को माफ नहीं करता। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब वो रात पाकिस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। उस रात पाकिस्तान और यहाँ की संस्थाओं का भारी नुकसान हुआ था। जिन संस्थाओं ने पाकिस्तान की नींव को मजबूती दी, उन्हीं ने इसे कमजोर कर दिया। और अंत में सबसे जरूरी सवाल, पीटीआई की अगली रैली कब होगी? अल्टीमेटम खत्म होने के बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इमरान खान विरोधियों के साथ साथ अपने ही लोगों के दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता भी साबित करनी है और अपने कहे का मान भी रखना है। इमरान ने अभी कोई तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। दरअसल पीटीआई ने प्रोटेस्टर्स की सुरक्षा की गारंटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 1 जून को पार्टी की तरफ से याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई कि रैली के दौरान पुलिस या सेना उनके लोगों पर किसी तरह की ज्यादती नहीं करेगी। अदालत ने इस्लामाबाद प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को 25-26 मई की घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। एजेंसियों को 2 सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया है। पहला, इमरान खान ने किस समय पर प्रोटेस्टर्स को डी चौक पहुंचने के लिए कहा था, और दूसरा, क्या रेड जोन में दाखिल होने वाली भीड़ नियंत्रण में थी या उनका रवैया अराजकता से भरा था। उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लगेगा ही। यानी इमरान का अगला आजादी मार्च 1 हफ्ते बाद ही होगा। इमरान खान लोगों का सपोर्ट बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। इमरान के इंटरव्यू पर मचे बवाल के बाद सरकार की तरफ से भी बयान जारी हुआ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों तुर्की के दौरे पर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ मैं तुर्की में रिश्ते जोड़ रहा हूं, दूसरी तरफ इमरान नियाजी खुलेआम देश को धमका रहे हैं। अगर किसी को सबूत चाहिए कि वो शख्स पीएम ऑफिस के लिए अनफिट है या नहीं, तो उसका हालिया इंटरव्यू देख लेना चाहिए। आप अपनी राजनीति करो, लेकिन सीमा पार करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान के बंटवारे की बात तो कतई ना करें। इमरान के इंटरव्यू के बाद विरोधी पार्टियां उनके ऊपर चढ़कर बैठ गई हैं। कोई कह रहा है ये दुश्मनों की भाषा है, किसी का मत है इमरान बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं, कोई उन्हें नफरत और अराजकता फैलाने वाला बता रहा है। इतना तो तय है कि इमरान इन लांछनों का जवाब जरूर देंगे। इस क्रम में वो और क्या खुलासे करते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की कहानी जान लेते हैं। 29 जून से होनोलुलु और सेंटियागो में रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक नेवल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। यह अभ्यास 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें 38 जंगी जहाज, 4 पनडुब्बियां, 170 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 25,000 से अधिक पैदल सैनिक
हिस्सा लेंगे। रिम्पैक को दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास माना जाता है। इसे यूएस नेवी का इंडो पैसिफिक कमांड आयोजित करता है। इसका हेडक्वार्टर पर्ल हार्बर में है। इस बार का अभ्यास खास क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस बार रिम्पैक में अमेरिका ने क्वाड के सदस्यों के अलावा साउथ चाइना सी की सीमा पर बसे 5 देशों को भी बुलाया है। क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। क्वाड लगातार इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है। पिछले 2 सालों में क्वाड की 4 दफा बैठक हो चुकी है। 2 बार चारों देशों के नेता आमने सामने बैठकर बात कर चुके हैं। 24 मई को क्वाड की टोक्यो में बैठक हुई थी। उस दौरान भी चीन का मुद्दा सबसे अहम रहा था। क्वाड की बैठक से ठीक पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विरोधी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्वाड एशियन नेटो बनता जा रहा है। वांग ने यह आरोप भी लगाया था कि क्वाड एशिया में कोल्ड वॉर शुरू कराने की मंशा रखता है। ये तो हुई क्वाड की बात। साउथ चाइना सी के मुहाने पर बसे किन देशों को बुलाया गया है? कुल 5 देश हैं। फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई का चीन के साथ लगातार टकराव हो रहा है। इंडोनेशिया का साउथ चाइना सी में चीन के साथ तनाव बढ़ा है। इसके अलावा रिम्पैक में सिंगापुर को भी न्योता दिया गया है। रिम्पैक की स्थापना 1971 में की गई थी। हर 2 साल में ड्रिल होती है। अमेरिका वक्त की जरूरत के हिसाब से देशों को हिस्सा लेने के लिए बुलाता रहता है। इस बार के अभ्यास में 26 देश हिस्सा ले रहे हैं। क्वाड और इंडो पैसिफिक के बारे में विस्तार से जानने की अगर आपको इच्छा हो तो 28 मई का मास्टर क्लास जरूर देखें। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिम्पैक के बाद चलते हैं मिडिल ईस्ट, उस देश में जहां 11 बरस पहले सदी की सबसे बड़ी क्रांति शुरू हुई थी। हम ट्यूनीशिया की बात कर रहे हैं, जहां एक फल विक्रेता के शरीर में लगी आग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया था। ट्यूनीशिया से शुरू हुई क्रांति कई अरब देशों में फैली, जिसके कारण कई देशों में जमे जमाए तानाशाहों को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस क्रांति को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया अरब स्प्रिंग का गर्भगृह था। अरब स्प्रिंग से उम्मीद थी कि मिडिल ईस्ट में लोकतंत्र लौटेगा, लोगों को आजादी मिलेगी, तानाशाहों का अंत होगा, लेकिन अधिकतर उम्मीदों पर पानी फिर गया। यमन, सीरिया, लीबिया जैसे देश सिविल वॉर की चपेट में आ गए। बाकी देशों में गरीबी, भुखमरी, अस्थिरता जैसी समस्याओं ने जड़ जमा लिया है। तुलनात्मक तौर पर ट्यूनीशिया इन सभी देशों से बेहतर स्थिति में था। वहाँ हालात काफ़ी बदले थे, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति कैस सईद देश को वापस उसी दौर में ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सईद अक्टूबर 2019 में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बने थे। शुरुआत से ही वो सत्ता पर नियंत्रण के लिए हाथ पैर मारते रहे। जुलाई 2021 में उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने 2014 के संविधान को किनारे कर चुनी हुई संसद को भी भंग कर दिया था। अभी सईद चर्चा में क्यों हैं, ये भी आपको बताते हैं। 1 जून को कैस सईद ने 57 जजों को एक साथ बर्खास्त कर दिया। आरोप ये कि सभी जज भ्रष्टाचार और आतंकियों को बचाने के अपराध में लिप्त थे। टीवी पर दिए संबोधन में उन्होंने कहा, हमने न्यायपालिका को सफाई के कई मौके दिए, कई बार वार्निंग भी दी गई, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। बर्खास्त होने वाले जजों में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पूर्व मुखिया यूसुफ बजाकेर का नाम सबसे खास है। सईद ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फरवरी में भंग कर दिया था। ये काउंसिल 2011 की क्रांति के बाद से ट्यूनीशिया में न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा कर रही थी। राष्ट्रपति सईद दावा करते हैं कि वो ट्यूनीशिया में न्यायतंत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है दावा एक दिखावा है। असल में वो अपनी निरंकुश सत्ता के रास्ते में कोई बाधा नहीं चाहते हैं। जजों की बर्खास्तगी इसी कोशिश का क्रम है। ट्यूनीशिया में धीमे धीमे कैस सईद के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। दमन के बावजूद लोग टुकड़ों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये नए अरब स्प्रिंग की आहट है? ये दावा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए अमेरिकी कवयित्री एलिस वॉकर की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है जब तुम पानी देखते हो। मूल अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है उज्जवल भट्टाचार्य ने। जब तुम सोते में पानी देखते हो, कहते हो ओ यह सोते का पानी है। जब तुम नदी में पानी देखते हो, कहते हो ओह यह नदी का पानी है। जब तुम समुद्र का पानी देखते हो, कहते हो यह तो समुद्र का पानी है। लेकिन दरअसल पानी हमेशा खुद ही होता है और वह इन पात्रों का नहीं होता, हालांकि वह उन्हें बनाता है। इसी तरह
तुम भी हो। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।